नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 3 अक्टूबर 2024 एंड आज के आसाम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक दोस्तों कल का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर GI टैग के बारे में। 8 प्रोडक्ट्स आसाम के बोडो ट्राइबल कम्युनिटी के उनको ग्रांट किया गया है GI टैग। Assam का बोडो community, which is one of the largest tribal community in Assam, which constitutes roughly around 4.53% of Assam's के population, उनके टोटल 8 प्रोडक्ट्स को GI टैग से नवाजा गया है by the Geographical Indication Registry, which is there present in Chennai. राइट, सो इन प्रोडक्ट्स, इन 8 प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? 3 ट्रेडिशनल बियर वैरायटीज़ हैं बोडो कम्युनिटीज़ के, 4 ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स है बोडो कम्युनिटी के और 1 ट्रेडिशनल क्लॉथ वैरायटी है बोडो कम्युनिटी का। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएंट्स ऑफ राइस बियर जिनको ये GI टैग मिला गया है। सबसे पहला जो राइस बियर है उसका नाम है बोडो जो गुरान। राइट, ये जो अल्कोहल है, जितने भी सारे अल्कोहल्स बनाया जाता है ना बोडो कम्युनिटी के द्वारा, ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, रफली अराउंड 16.11% ऑफ अल्कोहल होता है। राइट, दूसरा है मैब्रा जो बिद्वी, माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है तो, बट यस ये जो आपका क्वालिटी है, इसको कब यूज़ करते हैं बोडो पीपल? जब भी कोई अगर गेस्ट आते हैं ना घर में, तो इसको एज अ वेलकम ड्रिंक दिया जाता है मैब्रा जो बिद्वी को। राइट, और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है जो हाफ कुक्ड राइस होता है ना, उसको फर्मेंटेशन करके, कम पानी के साथ फर्मेंटेशन करके और उसमें यीस्ट मिलाकर उसको प्रोवाइड किया जाता है। राइट, और तीसरा जो है ये है बोजू गिशी, जो कि एक ट्रेडिशनली फर्मेंटेड राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है जो क्या बोडो कम्युनिटीज़ के लोगों को दिया जाता है। और बोडो कम्युनिटीज़ के लोग ये मानते हैं दैट ये जो ड्रिंक है ना, ये जब से लॉर्ड शिवा एग्जिस्ट करते थे तभी के समय से इन ड्रिंक्स को एज अ मेडिसिन लिया जाता है और तब से टाइम मेमोरियल अभी भी इन चीज़ों को, सेम ट्रेडिशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट जो फूड प्रोडक्ट्स है, जिसमें चार फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनको प्रोवाइड किया गया है GI टैग, जिसमें सबसे पहला है बोडो नाफाम, जो कि एक इंपॉर्टेंट और फेवरेट डिश है ऑफ फर्मेंटेड फिश, जिसको एनएरोबिकली, दैट इज एयर के एब्सेंस में प्रिपेयर किया जाता है इन अ टाइट सील्ड कंटेनर। राइट, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, 2 से 3 महीने लग जाता है इसको बनाने में। नेक्स्ट जो है, और ये वाला प्रोडक्ट है। राइट, नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं बोडो ओंडला। यह एक राइस पाउडर का करी है जिसको फ्लेवर दिया जाता है विद गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट और अल्कली। नेक्स्ट जो है उसमें आता है बोडो गौखा, माफ कीजिएगा बोडो गौखा। बोडो गौखा जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग एक फेस्टिवल जो क्या बोडो कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इसको कहते हैं बिसागु फेस्टिवल। और फोर्थ इज बोडो नार्जी, जो कि एक सेमी फर्मेंटेड फूड है जिसको प्रिपेयर किया जाता है जूट लीव्स के साथ, क्योंकि जूट लीव्स के साथ अगर इस फूड को प्रिपेयर किया जाता है ना, तो ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि विटामिन और डिफरेंट एसेंशियल मिनरल्स भी हमको इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कैल्शियम्स एज वेल एज मैग्नीशियम्स के भी प्रोपोर्शंस होते हैं। राइट, और नेक्स्ट 8th नंबर जो है वो है ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ बोडो कम्युनिटी, जिसको कहते हैं बोडो अरुणाई। ये एक स्मॉल और ब्यूटीफुल क्लॉथ है जो क्या इन कम्युनिटीज़ के द्वारा वोवन किया जाता है। राइट, सो इसके साथ वेरियस अदर प्रोडक्ट्स जिसको आसाम से GI टैग मिला हुआ है, उनके डिस्क्रिप्शंस कुछ ऐसे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली पॉज दिस वीडियो एंड टेक द नोट्स आउट ऑफ इट, दैट कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आसाम से द GI टैग मिला हुआ है, जिसमें ब्यूढोल, चापी, देन जोंका डुंजिया, देन देखो जस्ट गो थ्रू इट। राइट, है ना, दीज आर द वेरियस थिंग्स जिसको यहाँ से मिला हुआ है। राइट, नेक्स्ट कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। नाउ ये अगर फर्स्ट पेज देख लीजिएगा आज के आसाम ट्रिब्यून में, उसी में लिखा हुआ है दैट असम हमारे पूरे देश का पहला ऐसा स्टेट है इन इंडिया जिसने सेटअप किया है कोर डिस्ट्रिक्ट, है ना। और अभी फर्स्ट फेज में ये 39 कोर डिस्ट्रिक्ट्स सेटअप करने वाले हैं, जिसमें
को डिस्ट्रिक्ट मतलब समाल को डिस्ट्रिक्ट क्या है, को डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स वही बोल सकते हैं। ये क्या है ना, एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने वाला है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे रहेगा, राइट। और इसमें क्या होता है ना, टाइमली एक्सेस आपको एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज के प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द सिटीजन्स। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है क्योंकि इस स्टेप से बहुत हद तक एफिशिएंसी इंप्रूव होगी आसाम की, और साथ ही साथ गवर्नेंस जो होगा ना ग्रास रूट लेवल में वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, राइट। इससे कहा जा रहा है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो भी बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे हो जैसे धुबरी डिस्ट्रिक्ट, राइट। धुबरी डिस्ट्रिक्ट के को डिस्ट्रिक्ट कौन होगा, बिलासीपाड़ा एंड गोलकगंज, राइट। वैसे ही अगर देख लीजिएगा डिफरेंट अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जोरहाट देख लीजिएगा, तिताबौर, राइट। वैसे ही अगर आप देख लीजिएगा कामरूप मेट्रो, उसके अंडर देखो 4 को डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाला है, जो क्या है जालुकबारी, न्यू गुवाहाटी, then comes Dispur as well as Dimoria, right? So likewise अगर आप different other regions देख लोगे, you can simply pause the video and read out, जैसे कामरूप का कौन है, रंगिया। एंड मुझे पता है क्यों लग रहा है that just go through it, right? Why I'm telling you, because see यहाँ से directly questions पूछा जा सकता है, राइट। सो अभी के लिए तो फर्स्ट फेज में है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर नहीं किया गया है, शायद सेकंड फेज में और भी जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा, और फाइनली एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव देयर ओन सब डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। सो एनीवेज मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट आर्टिकल, आसाम ट्रिब्यून का एडिटोरियल पेज में अगर आप जाइएगा तो यू कैन क्लियरली सी द पाथ टू रीजनल प्रॉस्पेरिटी, और यहाँ पे बात की जा रही है मेनली एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। बोला जा रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फोकस करना पड़ेगा जिससे वो सपोर्ट कर सके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नेबरिंग कंट्रीज, कैसे, थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स और सिक्योरिटी कॉपरेशंस के थ्रू, राइट। तो सवाल होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला कोर ऑब्जेक्टिव तो यही है दैट इकोनॉमिक ट्राइज कैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ स्ट्रेंथन कर सके, यही नहीं कनेक्टिविटी को भी कैसे इंडिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ इन कंट्रीज के साथ कैसे कल्चरल वे में और सिक्योरिटी वे में हम लोग आपस में कोऑपरेट कर सके। तो वही बोला गया है दैट देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी कोई भी देश में है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी प्रॉपर हो सकता है। इसलिए बोला जा रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है अगर आप कोई भी दूसरे देश के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहते हो, राइट। क्योंकि कोई भी देश आपके साथ क्यों इकोनॉमिकली कॉपरेट करेगा अगर आपके घर देश का पॉलिटिक्स प्रॉपरली स्मूथ नहीं है, तो समझ लो। तो वही बोला गया अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अनस्टेबल है तो वो जो है उस देश के लिए डेवलपमेंट को हिंडर करता है। इनफैक्ट अगर इंपैक्ट देख लीजिएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्रीज, वो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। म्यांमार में ही देख लीजिए क्या हुआ, 2021 में मिलिट्री को हुआ। बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है, वही तो चीज हो रहा है, दैट अनरेस्ट पूरा है, राइट। और इसके कारण क्या है दैट बड़े बड़े इनिशिएटिव जैसे BBIN कॉरिडोर जैसे दैट इज बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव, क्या वो आगे बढ़ पा रहा है, नहीं, राइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी तक क्यों नहीं ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंट एक्टिविटीज, एथनिक टेंशंस बहुत ज्यादा, और अभी भी हो रहा है। मणिपुर में तो यही देखने को हमको मिल रहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंसर्जेंसी एंड एथनिक टेंशंस घट रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में, वैसे देखिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अब देखिए आसाम का ही सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको, रिसेंटली सेमीकंडक्टर प्लांट्स आ रहे हैं, है ना। अभी ऐसे बहुत सारे आपको इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर वेरियस जो आपके बाहर से थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया से जो बिजनेसमैन है वो लोग आसाम में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, क्योंकि आसाम में जो पहले इंसर्जेंट एक्टिविटीज एथनिक टेंशंस हो रहे थे वो धीरे धीरे घट रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बट क्या वहीं पर कोई भी देश मणिपुर में जाना चाहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, अभी नागालैंड में जाना चाहेगा, बताइए, नहीं ना। तो ये सब रीजन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और वही अप्रोच है इंडिया का भी, दैट अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो हम लोग डिप्लोमेटिक वे में प्रॉपरली इंगेज कर सकते हैं, राइट, थ्रू वेरियस बायलैटरल एज वेल एज मल्टीलैटरल फोरम्स, जैसे एशियान ले लो, बिम्स्टेक ले लो। इनफैक्ट रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल स्टेबल होना, क्योंकि अगर ऐसे होना तो जैसे अगर सोचो मेरा हमारे इंडिया तो स्टेबल है ही, बट म्यांमार भी अगर स्टेबल होता तो कितना अच्छा होता। दोनों के देश एक साथ जॉइंट एफर्ट लगाते हैं, बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स लेते हैं, राइट। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये इनिशिएटिव्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीस बिल्डिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी देश में रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना।
राइट तो वही बोला गया ना, जैसे अगर देखा गया बोला जा रहा है इंडिया कैन इजीली प्ले लीडिंग रोल इन पीस बिल्डिंग एफर्ट्स इन म्यांमार एज वेल एज बांग्लादेश, क्योंकि दोनों जगह में अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हमको इंकरेज करना पड़ेगा रीजनल ग्रोथ एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी, और इसके लिए हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ट्रेड को दूसरे देशों के साथ बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नेबरिंग कंट्रीज के साथ बढ़ाना। यही नहीं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी जो है वो भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है दैट पीस और स्टेबिलिटी जो है दोनों देशों में आ सकती है। यही नहीं, की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, यस नॉर्थ ईस्ट इंडियन डेवलपमेंट एस्पेक्ट अगर देख लीजिएगा, ये रीजन में डेवलपमेंट हो रहा है, वो रोड कनेक्टिविटी, रेलवे या एयरपोर्ट या डिजिटल एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी देखिएगा चीज़ें आगे बढ़ रही है। जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज की बात करें, या फिर कालाधान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की ही क्यों ना बात करें। यही नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी अगर बात करें, यस कुछ इंडस्ट्रियल हब्स सेटअप किए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग या फिर एक्सपोर्ट्स को प्रोमोट किया जा सके। और यही इससे फायदा ये होगा दैट इस रीजन में जो है यस फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, राइट। क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर एक्चुअली में लाना है तो इस आर्टिकल में बोला गया दैट जी हाँ सेक्टोरल ग्रोथ को हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, राइट, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको हम लोग को स्पेसिफिकली फोकस देना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे टूरिज्म, राइट। क्यों, और इससे फायदा क्या है, एग्रीकल्चर से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डोमिनेट हो सकती है, राइट। टूरिज्म से क्या होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री तो डोमिनेट होगी, बट साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट्स को भी टूरिस्ट को बेचा जा सकता है आराम से, राइट। यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगर देख लीजिएगा, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी, इन सब सेक्टर्स में भी अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करें तो अनडाउटेडली बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात किया जाए, यस यहाँ पे क्लियरली बोला गया मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग एज वेल एज आईटी एंड टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग लाया जा सकता है। टूरिज्म डेवलपमेंट की अगर बात करें, यस हम लोग एशियन नेशंस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे टूरिज्म कैंपेन हम लोग थ्रू आउट द रीजन को प्रमोट कर सकते हैं। इससे इको टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही, बट कल्चरल टूरिज्म और साथ ही साथ एडवेंचर टूरिज्म भी प्रमोट होगा, विजिटर्स भी आएंगे, पैसे भी मिलेंगे, हर देश को ही पैसे मिलेंगे, सिर्फ इंडिया को ही नहीं मिलेगा, थाईलैंड को भी मिलेगा, म्यांमार को भी मिलेगा, हर एक देश को, वियतनाम को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, राइट। सो यही चीज बोला जा रहा है, और स्ट्रैटेजिक कुछ चीजें रिकमेंडेशंस दी गई है, दैट इज बोला गया है दैट हम लोग को फोकस करना पड़ेगा दो पिलर्स में, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, ट्रेड ले लो, इन्वेस्टमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, राइट। और इकोनॉमिक टाइज का डिपेंड होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से कोई भी रीजन में प्रॉस्पेरिटी आती है और ग्रोथ जो है वो इंटरकनेक्टेड वे में हर एक रीजन होता है। साथ ही साथ रीजनल इंटीग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस बोला जा रहा है दैट क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर सिक्योरिटी कॉपरेशन भी प्रमोट कर सके इंडिया, और सस्टेनेबल ग्रोथ और रीजनल प्रॉस्पेरिटी के सेक्टर में आगे बढ़ सके विद अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इससे क्या होगा दैट यस थ्रू आउट द रीजन, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हर एक रीजन में ग्रोथ तो आएगा ही, बट साथ ही साथ डेवलपमेंट भी जो आएगा वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेकर आएगा, है ना, और ये सस्टेनेबल वे में हम लोग डेवलपमेंट करवा सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।